नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो चुका है देश का मूड मीटर। कहते हैं जो देश अपने इतिहास को भुला देता है वो इतिहास की गलतियों को दोहराने के लिए अभिशप्त होता है। इस देश में इतिहास जिस तरीके से पढ़ाया जाता रहा है वो उस तरीके पे हमेशा से सवाल उठते रहे। आरोप लगता रहा है कि इस देश में इतिहास का लेखन वामपंथी एजेंडे के साथ किया गया और इतिहास को गलत तरीके से पेश किया गया। अब जब एनसीईआरटी ने देश के मध्यकालीन इतिहास को नए सिरे से पेश किया है, 8वीं की किताब, इतिहास की किताब अब सिर्फ मुगलों का गुणगान नहीं कर रही बल्कि मुगल शासकों के असली चरित्र को छात्रों के सामने रख रही। सवाल यह है कि क्या यह पहल गलत है? सच बताना, सच पढ़ाना क्या गलत है? वामपंथी एजेंडे को खारिज कर इस सच को सामने रखना गलत है जिसे अब तक देश से जानबूझकर छुपाया जाता रहा है। यह सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि कुछ नेताओं और मौलानाओं ने 8वीं क्लास की एनसीईआरटी की नई किताब को लेकर बवाल शुरू कर दिया है। एकदम बौखलाए हुए हैं, आरोप लगा रहे हैं कि मोदी सरकार अपने एजेंडे के हिसाब से बच्चों के दिमाग में गलत इतिहास डाल रही, बच्चों को कट्टर बनाया जा रहा है। मैं आपके सामने इस नई किताब के एक एक पन्ने का हिसाब रखूंगा और उन किताबों के पन्ने भी आपके सामने रखूंगा जो नेहरू के दौर से लेकर मनमोहन सिंह के दौर तक स्कूलों में पढ़ाया जाता रहा, और उसके बाद आप खुद तय कीजिएगा कि अब तक बच्चों को पढ़ाया और बताया गया जो इतिहास था वो सही था या फिर जो नई किताब, जो एक नई कोशिश है जिसके जरिए छात्र संपूर्ण सत्य को समझ पाएंगे, वो एक अच्छी पहल। पहले यह बताता हूं कि इस नई किताब में ऐसा क्या लिखा गया है जिसको लेकर जंग छिड़ी हुई, और बाबर के पोते अकबर को, उसी अकबर को जिसे अब तक अकबर महान के नाम से आप इतिहास के पन्नों में पढ़ते रहे हैं, उस अकबर के बारे में लिखा गया है कि उसका व्यक्तित्व सहिष्णुता के साथ साथ क्रूरता का भी मिश्रण था उसका व्यक्तित्व। आगे औरंगजेब का भी जिक्र है। खैर, औरंगजेब को तो जाना माना खलनायक ये दुनिया मानती है, लेकिन उसके कट्टर कांड पर जिस तरीके से राजनीतिक पर्दा डाला जाता रहा है, अब उसे भी बेनकाब किया जा रहा है। आगे मैं आपको इस नई किताब के एक एक पन्ने की एक एक लाइन बताऊंगा, लेकिन पहले देखिए कि अकबर बाबर के बारे में जो कुछ इस नई किताब में लिखा गया है उससे कैसे मौलानाओं के साथ साथ विपक्ष के नेता भी सुलगे हुए हैं। पहले उन्हें सुनिए और फिर बताऊंगा कि उन्हें इतना दर्द आखिर हो क्यों रहा। अन्याय है इतिहास के साथ में, और जिस तरह मुगलों के बारे में बताया जाता है कि मुगलों ने जुल्म और ज्यादती की, नाइंसाफी की, यह ऐसा नहीं है। सालों साल जो शख्स या जो खानदान शासन करता है तो जाहिर बात है कि उसके अंदर कुछ न कुछ खूबियां जरूर होंगी। मुगल हो या मुस्लिम शासक रहे हों, इन लोगों ने हिंदुस्तान में जितने भी मजहब के लोग हैं सबको जोड़ करके रखने की कोशिश की, और खुद मुगलों ने हिंदुओं से ही शादियां की, और जो उनसे बच्चे पैदा हुए वो बच्चे जो है वो हिंदू माँ से बच्चे पैदा हुए। शाहजहां की माँ, औरंगजेब की माँ, तुगलक की माँ, फिरोज शाह की माँ कौन थी? ये सब हिंदू तो थी। और अब इस तरीके से इतिहास को बदला। किसी भी राजा, किसी भी बादशाह के बारे में दोनों सिक्के के दोनों पहलू दिखाइए ना। आप दिखाइए कि क्या हुआ इसमें, सिर्फ नफरत नफरत नफरत, और वजह क्या उसकी हो सकती है। बहुत बड़े हिस्टोरियन लोग हैं, आप सबकी किताबें पढ़ लीजिए आप, वो लोग क्या बोलते हैं उन बादशाहों के बारे में, उन राजाओं के बारे में। अब आप जो है सिर्फ एक हिंदू मुस्लिम करके नफरत फैलाना है तो मुझे कोई वो नहीं है, क्योंकि सरकार आपकी है। मैंने कहा ना, जो चाहे आप कर सकते हैं, करिए जो आपको अच्छा लगता है, परंतु हिस्ट्री के पन्नों को मिटाया नहीं जा सकता। जाति व्यवस्था की वजह से, तो जाति व्यवस्था से ज्यादा क्रूर कुछ नहीं हो सकता। मुगल की ब्रुटलिटी हो, ब्रिटिश की ब्रुटलिटी हो, कुछ भी नहीं है। आज भी जो ब्रुटलिटी चल रही है, शादी विवाह में घोड़ी पर नहीं चढ़ने दे रहे हैं, आज भी मंदिर में घुसने नहीं देते, हत्या बलात्कार तो आम बात है, और छुआछूत आम बात है, भेदभाव आम बात है। अगर टोटलिटी में देखा तो जितना ब्रुटलिटी
जाति के नाम पर हुआ है, उतना चंगेज खान ने भी नहीं किया होगा, हिटलर ने नहीं किया होगा। तो इन मौलानाओं और नेताओं के हिसाब से देखें तो अकबर बाबर तो बहुत ही महान थे, कोई खोट नहीं था उनमें। हिंदुस्तान को मजबूत बनाने में सारा योगदान इन्हीं मुगल शासकों का था, बाकियों ने कहां कुछ किया। जाहिर है कि ऐसी सोच तो नई किताब की पंक्तियों में जब जिस तरीके से सामने आ रही है, अगर इस तरह की सोच जिनकी होगी उनको तो ये बातें चुभेगी। बाबर जिसने हिंदुस्तान में मुगल वंश की बुनियाद रखी, उसे लेकर किताब में क्या लिखा गया है जरा एक बार पहले उसको पढ़िए। उसमें लिखा गया है कि वो क्रूर और निर्दयी राजा था। उसने कई शहरों की पूरी आबादी को मार डाला। उसने महिलाओं और बच्चों को गुलाम बनाया। उसने हजारों लोगों की हत्या करके उनके कंकालों का ढेर लगा दिया और उसे ये सब जुल्म करने में गर्व महसूस हो रहा था। इसी किताब में यह भी दावा किया गया है कि बाबर जुल्मी था, निर्दयी था, क्रूर था, हत्यारा था। और आपको हमने सुनाया कि कैसे मौलाना बाबर का यशगान कर रहे हैं। बाबर के पोते अकबर, उसके बारे में किताब में क्या लिखा गया है यह भी जानिए। अकबर का शासन क्रूरता और सहिष्णुता का मिश्रण था, यह नई किताब कहती और उसकी वजह भी बताई गई। लिखा गया है कि उसने अपने लक्ष्य और रणनीति के हिसाब से अपना शासन चलाया, यानी जब जैसी जरूरत पड़ी उसी हिसाब से अकबर ने अपना रंग दिखाया। कभी वो क्रूर रहा तो कभी सहिष्णु। आगे इसी किताब में लिखा गया है कि अकबर ने 30,000 लोगों के नरसंहार का आदेश दिया। उसके आदेश पर ही महिलाओं और बच्चों को गुलाम बनाया गया। अब सोचिए, आप और हम पढ़ते रहे हैं कि अकबर द ग्रेट, और यहां अकबर को हत्यारा और आला दर्जे के क्रूर राजा के तौर पर दिखाया जा रहा है। तो बहुत सारे लोगों को यह बात गले से नहीं उतर रही। लेकिन सवाल यह है कि जो बताया जा रहा है क्या वो गलत है? जो इतिहास का जो चैप्टर या जो तथ्य अब बताया जा रहा है, क्या वो झूठ है? इस किताब में अकबर की एक चिट्ठी का जिक्र है और एक सबूत है जो ये बताता है कि जो किताब में कहा जा रहा है, अब जो इतिहास पढ़ाया जा रहा है वही असली इतिहास है। जो अब तक पढ़ाया जाता रहा है वो एक रंगा पुता और एक एजेंडे के तहत लिखा गया इतिहास है। तो ये जो चिट्ठी जिसका जिक्र किया गया है इस किताब में, वो एक जंग जीतने के बाद उसने लिखी थी और दावा किया गया है कि अकबर ने अपने विजय संदेश में लिखा कि हमने काफिरों के कई किलों और शहरों को जीतने में कामयाबी हासिल की। आप जरा शब्दों पे गौर कीजिए, भाषा पे गौर करिए कि हमने काफिरों के कई किलों और शहरों को जीतने में कामयाबी हासिल की है और हमने वहां इस्लाम स्थापित कर दिया है। खून की प्यासी हमारी तलवारों से हमने उनके दिमाग में अनास्था को खत्म कर दिया है। अनास्था का मतलब इस्लाम के प्रति जो अनास्था थी उसको खत्म कर दिया है। हमने वहां से और बाकी पूरे हिंदुस्तान में मंदिरों को बर्बाद कर दिया है। और यह सब खुद अकबर अपनी चिट्ठी में लिख रहा है। यह नहीं कि कोई उसका दरबारी था जो कि घटना को बढ़ा चढ़ा के लिख रहा था। अकबर खुद अपनी चिट्ठी में लिखता है और उस अकबर के बारे में यह कहा जाता है कि वो सहिष्णु था, वो सभी धर्मों का समान रूप से आदर करने वाला राजा था। किसी और के शब्द नहीं है सब, ये खुद अकबर ने लिखे हैं अपने बारे में। ये बताती है ये चीजें कि उस महान राजा की सोच क्या थी। अकबर के बारे में जानकारी तीर की तरह उन मौलानाओं को लगी है जो अब तक अकबर को हिंदुस्तान के महानायक के तौर पर पेश करते आए, और उन इतिहासकारों को भी जिन्होंने एजेंडे के तहत मुगलों को इस देश का सबसे बड़ा कर्णधार बता दिया। और आपने तो यही पढ़ा है अकबर के बारे में जो अब तक जो वामपंथी इतिहासकारों ने लिखा है। आपको मैं एनसीईआरटी की 8वीं ही क्लास की एक पुरानी किताब में जो लिखा गया है उसके बारे में बताता हूं। इसमें भारत की खोज के 5वें चैप्टर में वो हिस्सा भी है जिसमें बाबर और अकबर के बारे में लिखा गया है, पुरानी किताब में। अब जरा गौर करिए कि उस पुरानी किताब में क्या इतिहास बताया गया है। और ध्यान रखिए कि आजादी के बाद से लेकर बीते साल तक मुगल
शासकों के बारे में यही बातें बच्चों को पढ़ाई जा रही थी, छात्रों को पढ़ाई जा रही थी। और देखिए कि बाबर और अकबर के बारे में उनको क्या बताया जाता था। तो देखिए 8वीं की किताब है और उसमें जो लिखा गया है, उसमें भारत की खोज अध्याय 5, इसमें नई समस्या, इसमें लिखा गया है कि अकबर भारत में मुगल खानदान का तीसरा शासक था, फिर भी साम्राज्य की बुनियाद, आगे बढ़िए, उसी ने पक्की की। उसके बाबा ने दिल्ली के सिंहासन पर 1526 ईस्वी में विजय प्राप्त कर ली थी। भारत में आने के 4 वर्ष के भीतर ही बाबर की मृत्यु हो गई। उसका अधिकार और आगरा में एक भव्य राजधानी बनाने में बीता। यह काम उसने कस्तुनतुनिया के एक प्रसिद्ध वास्तुशिल्पी को बुलाकर करवाया था। इसके आगे लिखा गया है, अब देखिए, अब जो आगे की लाइनें हैं इसको जरा गौर से पढ़िए। उसमें लिखा गया है, ये जो पुरानी किताब है उसके अंश हैं। बाबर का व्यक्तित्व आकर्षक है, वो नई जागृति का शहजादा है। सुनिए, बहादुर और साहसी, जो कला और साहित्य तथा अच्छे रहन सहन का शौकीन है। इसके बाद उसका पौत्र अकबर उससे भी अधिक आकर्षक और गुणवान है। वह बहादुर और दुस्साहसी है, योग्य सेना नायक है और इस सब के अलावा विनम्र और दयालु है, आदर्शवादी और स्वप्नदर्शी है। साथ ही वह लोगों का ऐसा नेता है जो अपने अनुयायियों में तीव्र स्वामी भक्ति उत्पन्न कर सके। इसके आगे वो लिखते हैं कि वह लोगों को दिल और दिमाग पर विजय हासिल करना चाहता था। अखंड भारत का पुराना सपना, आगे दिखाइए, उसमें फिर आकार लेने लगा। ऐसा भारत जो केवल राजनीतिक दृष्टि से एक राज्य न हो, बल्कि जिसकी जनता परस्पर सहज संबद्ध हो। तो ये इस तरीके से उसमें लिखा गया है। अब आप देखिए, इसके शब्दों पे अगर आप गौर करेंगे तो आपको लगेगा कि ये अकबर और बाबर इस देश के सबसे महान शासकों में से एक थे। और जिस तरीके से उसका महिमा उसकी बताई गई है, उसका वर्णन किया गया है, उससे ऐसा लगता है कि उसके भीतर किसी भी तरीके से कोई अवगुण नहीं था। तो पूरी तरीके से उसके चरित्र को ऐसे पेंट किया गया है कि जैसे कि उसमें महान राजा के तमाम गुण थे और वो सारे अवगुणों से परे था। इसी एनसीईआरटी की पुरानी किताब में अकबर महान, और इसी एनसीईआरटी की नई किताब में अकबर एक उतना महान शासक नहीं दिखता है। जाहिर है कि अब सवाल बनता है कि अकबर महान था, या जो अब लिखा गया है कि वो महानता के साथ साथ उसमें बहुत सारे अवगुण भी थे और उसमें बहुत सारी कमियां भी थी, और वो कई बार एक धर्मांध राजा की तरह भी व्यवहार करता रहा है। तो इसमें कोई एक ही बात सही होगी। हो सकता है कि जो पहले बताया जा रहा था वो सही हो, या हो सकता है कि अब जो बताया जा रहा है वो सही हो, या हो सकता है इसके बीच में भी कहीं सच हो। लेकिन सच जो भी है वो छात्रों को बताया जाना चाहिए। वो हीरो था या विलेन, ये सारी लड़ाई इस बात को लेकर है क्योंकि जो वामपंथी लेखक हैं वो सारे मुगल शासकों को हीरो की तरफ पेश करते रहे। लेकिन अब जो कोशिश की जा रही है वो कोशिश ये है कि मुगल शासकों को सही संदर्भ में उनकी उपलब्धियों को और उनके शासनकाल को दिखाया जाए। अब जरा इतिहास की कुछ घटनाओं का जरा एक संदर्भ लीजिए और उसके जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि जो देश में ऐतिहासिक जो घटनाएं हुई उसके संदर्भ में जब हम देखते हैं तब समझ में आता है कि इन शासकों का असली चरित्र क्या था। हालांकि इसमें कोई दो मत नहीं है कि आजादी के बाद जब नेहरू ने सत्ता संभाली तो उन्होंने इस देश के इतिहास लेखन में इस बात पर जोर दिया कि सभी समुदायों और युगों के योगदान को सकारात्मक तरीके से ही दिखाया जाए। अब देखिए, ये यहीं से सारा खेल शुरू होता है। जब आप तय कर लेते हैं कि इतिहास को किस तरीके से दिखाना है, इतिहास को किस तरीके से लिखना है, तो आपका एजेंडा आपने सेट कर दिया। और अब जितने भी इतिहासकार थे उनके समय के, वो नेहरू के इसी विजन को इतिहास में उतारते रहे। इसे आप अकबर के ही उदाहरण के जरिए समझ सकते हैं।
नेहरू के दौर में जो किताब लिखी गई उसमें अकबर से जुड़ी वही बातें बताई गई जिससे उसकी महानता वाली छवि और मजबूत होती थी। जैसे कि वो बड़ा सहिष्णु था, सभी धर्मों का सम्मान करता था। नेहरू ने खुद अपनी किताब द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में अकबर को एक प्रगतिशील और धर्मनिरपेक्ष शासक के रूप में दिखाया। और नेहरू के ही दौर में जो प्रमुख इतिहासकार हुए जैसे रोमिला थापर, विपिन चंद्रा वगैरह वगैरह, बाद में इरफान हबीब, उन्होंने भी बहुत, जो कि ज्यादातर मार्क्सवादी और वामपंथी विचारधारा से प्रभावित थे, इन इतिहासकारों ने भी मुगल शासकों और खास तौर से अकबर और जहांगीर को एक तरीके से भर भर कर उनकी तारीफें लिखी, उनकी प्रशंसा में कसीदे कढ़े। लेकिन असल में ये मुगल महिमा मंडन के अलावा कुछ नहीं था, क्योंकि इनकी किताबों के पन्नों में हिंदू मुस्लिम संघर्षों या फिर मुगल शासकों के कठोर नीतियों को एक तरीके से गायब कर दिया गया। औरंगजेब जैसे शासकों के कांड, जैसे कि जजिया टैक्स, मंदिरों के विध्वंस, इन सबों को बहुत ही चालाकी से इतिहास के पन्नों से गायब कर दिया गया। आलोचकों का दावा है कि नेहरू के समय में वामपंथी विचारधारा से प्रभावित इतिहासकारों को जानबूझकर बढ़ावा दिया गया। उदाहरण के तौर पर मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो 1947 से 1958 तक भारत के शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने इतिहास लेखन को एक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण देने पर जोर दिया। कुछ लोग दावा करते हैं कि उनके समय में ही हबीब और थापर स्कूल की नींव पड़ी, जिसने मुगल शासकों को भारतीय इतिहास के सेंटर में ला खड़ा किया और जिन्होंने एक तरीके से मुगल शासकों को इस देश के असली निर्माता के तौर पर पेश किया। एक तरीके से व्हाइट वॉशिंग थी उसके चरित्र को, जो मुगल शासकों के चरित्र की जो 50 कमियां थी, उसकी नीतियों में जो कमियां थी, क्रूरता थी, असहिष्णुता थी, उस सब को बहुत ही चालाकी से काट कर अलग कर दिया गया और इन शासकों का ऐसा चरित्र गढ़ा गया, ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण किया गया इनके चरित्र से कि जिसमें कि वो महान दिखें, जिसमें कि वो एक तरीके से लिबरल दिखें, जिसमें कि वो दूरदर्शी दिखें। वामपंथी इतिहासकारों ने दलील दी कि आजादी के बाद सांप्रदायिक तनाव और विभाजन की पीड़ा थी और हिंदुस्तान को एक समावेशी और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के तौर पर विकसित करना था। इसीलिए इतिहास लेखन में मुगल शासकों के सिर्फ सकारात्मक योगदान को ही उभारा गया। यानी कि उन्होंने स्वीकार भी किया इस बात को कि भाई हमने सच नहीं दिखाया है, क्योंकि जब देश आजाद हुआ, भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, इस देश में बहुत सांप्रदायिक माहौल ऐसा था कि जिसमें खास तौर से मुगल शासकों के उन योगदानों पर ज्यादा जोर दिया गया जो कि उनके सकारात्मक पक्ष को उजागर करते थे। उनके भीतर जो धर्मांधता थी, उनके भीतर जो सांप्रदायिकता थी, उन सब को जानबूझकर अलग कर दिया गया, हटा दिया गया। यानी अच्छा सब कुछ बताया गया और जो बुरा था उसको बहुत ही चालाकी से छुपा लिया गया। आगे चलकर इसी सोच ने मुस्लिम तुष्टीकरण को बढ़ावा दिया, क्योंकि आपने ये तय कर लिया था कि एक शासकों के एक वर्ग को, खास करके जिनका एक धर्म है, एक मजहब है, उनको एक खास तरीके से पेश करना है। और यहीं से जो मुस्लिम तुष्टीकरण है उसकी जड़ यही है असल, क्योंकि आपने जो जैसा था उसको वैसा बताने से, उसको वैसा देखने से, वैसा समझने से आपने इनकार कर दिया और अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी कट्टरता और सांप्रदायिकता के इस खतरे से एक तरीके से अनजान रखा। जानबूझकर मुस्लिम शासकों के क्रूर अध्याय को छिपाया ताकि मुस्लिम वोटर नाराज ना हो। अब आप बताइए कि क्या इतिहास का लेखन वोट बैंक की पॉलिटिक्स के आधार पर तय होना चाहिए? क्या कोई वर्ग विशेष, कोई जाति विशेष, कोई धर्म विशेष का व्यक्ति किसी पार्टी विशेष को वोट देता है इसलिए उसके इतिहास को अलग तरीके से दिखाया जाना चाहिए, बताया जाना चाहिए? क्या इतिहास लेखन में यह जो ऑब्जेक्टिविटी की जरूरत होती है, जिस तटस्थता की जरूरत होती है, क्या यह उसका अनादर नहीं है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आधी अधूरी जानकारी के आधार पर आज के छात्र अगर इतिहास को देखेंगे और समझेंगे तो क्या यह इतिहास के साथ भी इंसाफ है? क्या यह संभव ही नहीं। कृष्ण बिहारी नूर का एक शेर है
सच घटे या बढ़े तो सच सच न रहे, झूठ की कोई इंतहा ही नहीं। यानी पूरा सच 100% सच ही बताना होगा, तभी वो सच होगा। और झूठ का क्या है, जो मन में आया लिख दो। एजेंडे के तहत इतिहास लिखना है तो जैसे चाहो वैसे लिख दो। बाबर को महान बता दो, अकबर को महान बता दो, सबको महान बताओ, औरंगजेब को महान बताओ, सबको महान बता दो, क्योंकि आपका इरादा सच बताना नहीं, आपका मकसद इतिहास को अपने वोट बैंक और अपनी राजनीतिक जरूरतों के हिसाब से गढ़ना था। इसीलिए आपने ऐसे चरित्रों का निर्माण किया, इसीलिए आपने शहंशाहों के चरित्र इस तरीके से गढ़े कि जिसमें वो सिर्फ और सिर्फ महान दिखे। उनकी सारी कमियां, उनकी सारी धर्मांधता आपने अलग कर। लेकिन इस बार यह कोशिश हो रही है कि जो जैसा था उसको उसी तरीके से देखा जाए, और यह कोशिश उस सिंडिकेट को बहुत चुभ रही है जो मुस्लिम शासकों को राष्ट्र निर्माता बताए जाने से बहुत खुश हो रहे थे, और हमेशा उन्होंने इस तरीके से मुगलों को पेश किया जिसमें कि वो असली राष्ट्र निर्माता दिखे। अकबर को सिर्फ ऐसे ही नहीं देखा जाना चाहिए कि वो तो दीन इलाही की सोच वाला था, सभी धर्मों की अच्छी बातें उसे अच्छी लगती थी, सबका सम्मान करता था। अकबर को पूरी तरीके से जानना है तो इतिहास के वो पन्ने भी पढ़ने होंगे जिसमें अकबर की क्रूरता की कहानियां हैं। उन जगहों पर भी जाना होगा जहां आज भी उसकी क्रूरता के निशान मौजूद हैं। नई किताबों में तो अकबर के कांड, चित्तौड़गढ़ नरसंहार के बारे में विस्तार से लिखा गया है, और उसमें क्या लिखा गया है, उसका स्रोत क्या है। अबुल फजल की अकबरनामा और बदायूनी की मुंतखब उत तवारीख, ये जो किताब है दोनों, अकबरनामा और मुंतखब उत तवारीख, ये जो किताब है, इसमें अकबर के चरित्र का एक दूसरा पहलू सामने आता है। इस नई किताब में तो अकबर के कांड के बहुत कम ही किस्से हैं, लेकिन जितने हैं आपको मैं बताता हूं। अकबर ने गुजरात विजय के दौरान राठौड़ राजपूतों के विद्रोह को कुचलने के लिए कईयों को फांसी दी और सिर काट ली। इसके बारे में अकबरनामा और विंसेंट स्मिथ की किताब अकबर द ग्रेट मुगल में लिखा गया है कि जब अकबर के सौतेले भाई मिर्जा हकीम ने काबुल में विद्रोह किया, तब अकबर ने इस विद्रोह को दबाने के लिए सैन्य अभियान चलाया और विद्रोहियों के साथ कठोरता बरती। कई विद्रोहियों को मृत्यु दंड दिया गया और कुछ को कैद में यातनाएं दी गई। इसके बारे में तारीख फरिश्ता और मुंतखब तवारीख में विस्तार से लिखा गया। 1561 में मालवा के बाज बहादुर के खिलाफ अभियान में अकबर की सेना ने विद्रोहियों और उनके समर्थकों को ऐसी सजा दी जिसके बारे में सोचकर लोग सिहर जाएं। कई स्थानीय नेताओं को मृत्युदंड तो दिया ही गया, उनके परिवारों को गुलाम बना लिया गया। इसके बारे में अकबरनामा और निजामुद्दीन अहमद की तबकात अकबरी में लिखा गया है कि आखिर जो पूरा विस्तार से बताया गया है, जब उसके बारे में आप पढ़ेंगे तो अकबर का एक दूसरा चरित्र भी दिखता है। जो इतिहास के छात्र हैं उनको अकबर का यह चरित्र, यह चेहरा क्यों नहीं दिखाया जाना चाहिए। 1575 से 76 के बीच में बंगाल में दाऊद खान कर्रानी के नेतृत्व में अफगान विद्रोह को दबाने के लिए अकबर ने अपने सेनापति मुनीम खान को भेजा था। विद्रोहियों को हराने के बाद कईयों को मौत की सजा दी गई और उनके सिरों को अकबर के दरबार में प्रदर्शित किया गया था। ऐसी तमाम घटनाएं जिसमें कि अकबर की क्रूरता के सैकड़ों किस्से दर्ज हैं, ये किसी और ने नहीं, उनके दरबारियों ने लिखे, और कई बार तो अकबर ने खुद लिखा। और आज जब इस बात को बताया जा रहा है तो बहुत सारे मौलानाओं को लग रहा है कि नफरत फैलाई जा रही है। भाई, अगर इतिहास का सच छात्रों के सामने अगर आ रहा है तो इसमें क्या दिक्कत है, किसी को क्या दिक्कत होनी चाहिए। और इसमें बच्चों के लिए साफ साफ लिखा गया है कि इतिहास के काले अध्याय को शांत दिमाग से पढ़ना और समझना होगा। ये याद रहे कि उस दौर के लिए आज किसी को टारगेट करना या आज के किसी व्यक्ति से उसको जोड़कर देखना, यह गलत होगा। यानी कि इतिहास आप इतिहास की तरह पढ़ें,
उसको आज के किसी व्यक्ति, किसी धर्म या किसी भी जाति से जोड़कर देखना एक तरीके से एक गलत नजरिया होगा। यह बात उस किताब में साफ साफ लिखा गया है। इतिहास को लेकर एक सम्यक दृष्टि, एक तटस्थ दृष्टि रखना बहुत जरूरी है। और आज जो नई किताब है उसमें इस बात को खास तौर से रेखांकित किया गया है। अब ऐसा किया जा रहा है तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि जैसे इतिहास के साथ छेड़छाड़ हो रही, जबकि हकीकत यह है कि छेड़छाड़ तो पहले हुई थी, अब तो उसे दुरुस्त करने की कोशिश हो रही है, मुहिम चल रही है। और यह एक ऐसी मुहिम है जिसके साथ हर उस आदमी को खड़ा होना चाहिए जो इतिहास को इतिहास की तरह देखना चाहता है, उसको सच के आईने में देखना चाहता है, एजेंडे के आईने में नहीं। तो देश का मूड मीटर में वक्त है अगली स्टोरी का, और आपको यह बताने का कि भारत का भविष्य कैसे संवार रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, और पीएम मोदी के इस मिशन से जुड़ी कौन सी नई ऐसी जानकारी आई है जिसे सुनकर आप एक बारगी चौंक जाएंगे। तो बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने सोशल मीडिया एक्स पर अपनी बेंगलुरु और मुंबई फ्लाइट का एक पिक्चर पोस्ट किया है, और जिसमें कि वो इन्फोसिस के संस्थापक और भारत के आईटी क्रांति लाने वाले एनआर नारायण मूर्ति के साथ दिख रहे हैं। और उस तस्वीर में तेजस्वी सूर्या ने उस तस्वीर के साथ लिखा है कि कैसे फ्लाइट के वो 2 घंटे उनके लिए लर्निंग और मास्टर क्लास बन गए। नारायण मूर्ति से उनकी कई मुद्दों पर लंबी बातचीत हुई, जिसका थीम था विकसित भारत। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, भारत के शहरों की हालत कैसे सुधारी जाए, भारतीय नौजवानों में नए स्किल कैसे विकसित किए जाएं, और राजनीति से लेकर एथिक्स तक तमाम चीजों पर, तमाम मुद्दों पर नारायण मूर्ति के साथ उनकी बातचीत का उन्होंने ब्यौरा दिया है, जिसमें कि उन्होंने नारायण मूर्ति का नजरिया, उनका दृष्टिकोण और उनकी सोच को समझने की कोशिश की है। इसी बातचीत में तेजस्वी सूर्या ये कहते हैं कि उन्होंने नारायण मूर्ति से कहा कि मैं 1 हफ्ते में 70 घंटे काम कर सकूं, इसके लिए पूरी मेहनत कर रहा हूं। तेजस्वी की इस बात से नारायण मूर्ति के होठों पर हंसी आ गई, और जवाब में उन्होंने कहा कि मैं तो एक ही व्यक्ति को जानता हूं जो हफ्ते में संभवतः 1 हफ्ते में 100 घंटे काम करता है, और वो हैं प्रधानमंत्री मोदी। नारायण मूर्ति ने ऐसा क्यों कहा और उनके इस बयान से कैसे भारत की तरक्की की तस्वीर भी जुड़ती है, मूड मीटर में अब उसकी जरा पड़ताल करता हूं। आपको बता दूं कि 78 की उम्र पार कर चुके नारायण मूर्ति की छवि खुद हफ्ते में 85 से 90 घंटे काम करने की रही। मौजूदा माहौल में उनका यह बयान इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि विपक्षी पार्टियां, खासतौर से कांग्रेस के नेताओं ने उम्र का हवाला देकर पीएम मोदी के रिटायरमेंट की चर्चा शुरू कर दी, और इसके लिए संघ प्रमुख मोहन भागवत के उस बयान को उछाला है जिसमें 75 की उम्र में रिटायरमेंट की चर्चा आई थी। रिटायरमेंट यानी आराम क्यों, जब शरीर और मन थक जाता है, जुनून नहीं बचता है। लेकिन नारायण मूर्ति ने जो कहा उसका सीधा मतलब यही है कि मोदी में जुनून और काम करने की जो ललक है वो उम्र के दायरे को झुठलाने वाली। मोदी तो WHO की उस रिपोर्ट को भी गलत साबित कर रहे हैं जो कहती है कि हफ्ते में 55 घंटे से ज्यादा काम करना एक तरीके से हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। WHO के स्टैंडर्ड के से करीब 2 गुना ज्यादा काम कर रहे हैं मोदी, जैसा कि नारायण मूर्ति दावा कर रहे हैं। जब इस साल सितंबर में वो 75 की लीग में शामिल हो जाएंगे, नारायण मूर्ति का बयान यहां समझ में आता है। वो जब तेजस्वी सूर्या से विकसित भारत की संभावनाओं पर चर्चा कर रहे थे तो वो कहना चाह रहे थे कि भारत के नौजवान खुद में मोदी जैसा जुनून और ललक पैदा कर लें तो विकसित भारत का सपना खुद ब खुद सच हो जाएगा। यहां आपको याद दिला दूं कि नारायण मूर्ति ने पिछले साल ग्लोबल लीडरशिप समिट में दुनिया के सामने यही बात दोहराई थी। वहां बिजनेस वर्ल्ड के दिग्गजों के सामने उन्होंने कहा था कि पीएम नरेंद्र मोदी सप्ताह में 100 घंटे काम करते हैं, और अगर वो इतनी मेहनत कर सकते हैं तो देश के युवाओं को भी और अधिक मेहनत करनी चाहिए ताकि भारत वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं और खास तौर से चीन का मुकाबला कर सके। और पीएम मोदी को लेकर ऐसा कहने वाले नारायण मूर्ति अकेले शख्स नहीं है। 2014 में मोदी जब प्रधानमंत्री बने और जिस तरह उन्होंने अपने साथ
अपनी कैबिनेट और नौकरशाही को काम में लगाया, उसी समय से चर्चा शुरू हो गई। दुनिया हैरानी जता रही थी कि केंद्रीय सचिवालय से लेकर मंत्रालयों और दूसरे सरकारी विभागों का माहौल कैसे एकाएक बदल गया है। जहां दोपहर ढलने तक मंत्री और अफसर पहुंचा करते थे, या यूं कहे कि दोपहर ढलने के बाद पहुंचा करते थे, वहां सुबह 9 बजे सबकी हाजिरी कैसे लग रही है, काम कैसे शुरू हो रहा है। साल 2016 में तो वेंकैया नायडू ने सार्वजनिक समारोह में कहा था कि पीएम मोदी न तो खुद सोते हैं और न ही मंत्रियों को सोने देते हैं। वेंकैया तब मोदी सरकार में सूचना प्रसारण मंत्री हुआ करते थे। 2019 में एक इंटरव्यू में पीएम मोदी से सवाल भी किया गया। जवाब में उन्होंने बताया कि वो रोजाना 3.5 से 4 घंटे ही सो पाते। साल 2022 में महाराष्ट्र के नेता चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि मोदी 2 घंटे ही सोते हैं, समझिए कि 22 घंटे काम करते हैं। पाटिल के इस बयान में थोड़ी अतिशयोक्ति जरूर थी, लेकिन वो सच्चाई के बहुत हद तक करीब थे। साल 2023 में बड़े उद्योगपति सज्जन जिंदल ने कहा कि पीएम मोदी रोजाना 14 से 16 घंटे काम करते हैं। और 2024 में नारायण मूर्ति ने एक तरीके से पहले भी कहा था कि केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने सार्वजनिक मंच से भी ये बात दोहराई थी कि पीएम मोदी रोजाना 18-19 घंटे काम करते हैं। यानी कि बहुत सारे लोग जो कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक तरीके से बहुत उनके करीब रहे हैं और जिन्होंने उनके साथ काम किया है, उनका दावा है, उनका कहना है कि पीएम मोदी हफ्ते में 100 घंटे या कई बार उससे ज्यादा काम करते हैं। मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल में भारत तेजी से तरक्की की सीढ़ियां चढ़ा है। 2013 में भारत की इकोनॉमी दुनिया में 10वें नंबर पर थी और 2025 में भारत जापान को पीछे छोड़कर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। ग्लोबल सर्विस सेक्टर में भारत की हिस्सेदारी 2005 में सिर्फ 1.9% थी, जो 2023 में बढ़कर करीब 4.5% हो गई है, 4.3% हो गई। आज आईटी और सर्विस सेक्टर में भारत दुनिया की बड़ी ताकत है। स्पेस से लेकर डिफेंस सेक्टर तक मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की धमक है। भारत ग्लोबल पावर की भूमिका में एक तरीके से काम कर रहा है। जहां अमेरिका, रूस और चीन उसकी अहमियत अच्छी तरीके से समझने लगे। भारत के विकास की रफ्तार की ये फहरिस्त बहुत लंबी है और ऐसे उपलब्धियों की लिस्ट भी लंबी है। और ये सब एक दिन में नहीं हुआ। मोदी ने खुद कभी नहीं कहा कि वो हफ्ते में 100 घंटे काम करते हैं, लेकिन लाल फीताशाही पर लगाम कसने से लेकर पूरे सिस्टम को रफ्तार देने में, नई नई योजनाओं को अमली जामा पहुंचाने में मोदी जिस तरीके से जुटे रहे हैं, नारायण मूर्ति उसी वजह से उनके जुनून और जबरदस्त कार्य क्षमता के प्रशंसक बने हुए। कुल मिलाकर नारायण मूर्ति ये कहना चाहते हैं कि देश के युवाओं को प्रधानमंत्री मोदी से यह प्रेरणा लेने की जरूरत है कि अगर इस देश को 2047 तक विकसित देशों की कतार में आना है, विकसित भारत का सपना सच करना है, तो सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के 100 घंटे काम करने से नहीं होगा। इस देश के युवाओं को और मेहनत करनी पड़ेगी, जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी, और तभी यह सपना साकार हो पाएगा। तो देश का मूड मीटर में वक्त इतना ही था। मुझे दीजिए इजाजत।